साथियों नमस्कार। कई दिन से कोई वीडियो नहीं आ पा रहा था, कुछ दिक्कत थी। कुछ फंक्शन शादी ब्याह हो रहे थे तो आवाजें बहुत हो रही थी। अब वीडियो मिलेगा आपको। हम आपको हिंदी में छंद शुरू किए थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। उसमें हमने आपको छंद के बारे में कुछ पॉइंट बताए थे कि छंद का सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ है, छंद के आदि प्रणेता कौन है, छंद का अर्थ क्या होता है। छंद की उत्पत्ति हमने बताया था, सबसे पहले शुरू किया था कि छंद की उत्पत्ति चद धातु से हुई है, चद धातु से। और ये चद धातु है, इसका अर्थ होता है, ये बात हमने नहीं बताई थी, इसका अर्थ होता है आह्लादित करना। आह्लादित करना, आह्लादित मतलब प्रसन्न करना। तो छंद जो होता है उसका कार्य होता है कि वो प्रसन्न करता है, यानी खुश करता है। यानी कोई भी लाइन है उसको अगर गद्य में ऐसे कहा जाए तो उतना अच्छा नहीं लगता है जितना अगर उसको छंद में पिरो दिया जाए और उसके बाद पढ़ा जाए तो वो और अच्छा लगता है, यानी और खुश करता है वो। तो अगर आपसे पूछा जाए छंद शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, तो हमने बताया था चद धातु से हुई है। और चद धातु का अर्थ क्या होता है? आह्लादित करना, खुश करना या प्रसन्न करना। और एक बात छूट गई थी, छंद को काव्य का शरीर कहा जाता है। अभी आप जब रस पढ़ेंगे तो रस जो है काव्य की आत्मा होता है। अलंकार पढ़ेंगे तो अलंकार काव्य का आभूषण होता है। उसी तरह ये आभूषण जिस शरीर में लगाए जाते हैं उसको छंद कहते हैं। यानी अगर छंद को पूछा जाए तो छंद जो है काव्य का शरीर होता है। छंद क्या होता है? काव्य का शरीर होता है। और उसके बाद हमने बताया था छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मैंने बताया था। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के, इतनी अंदर तक जाना नहीं है लेकिन ज्ञान है, अगर कभी पूछ लिया गया बता देंगे आप। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में हुआ है। किसमें हुआ है? 10वें मंडल में हुआ है। इस लाइन को आप चाहो तो लिख लोगे, हालांकि कुछ पॉइंट आपने लिखा था पहले भाग में तो उसी में इसको आप बढ़ा लें कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में हुआ है। उसके बाद हमने बताया था कि ऋग्वेद के वो छंद के आदि प्रणेता कौन थे। तो छंद के आदि प्रणेता हमने बताया था क्या? पिंगल मुनि थे, पिंगल मुनि। इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के नाम के आधार पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिंगल शास्त्र कहा जाता है। और एक लाइन, छंद से काव्य में गेयता आती है, यानी वो गाने लायक हो जाता है। उसके बाद हम छंद के अंग कुछ बात किए थे पिछले भाग में, भाग 1 जो इसका था उसमें आपने देखा था हमने वर्ण, मात्रा, यति, गति, इनकी सबकी बात कर ली थी। एक बचा था अंग, हमने कहा था इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, गढ़। तो छंद का एक अंग है गढ़। गढ़ का अर्थ होता है 3 वर्णों का समूह, यानी 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? गढ़ कहते हैं। और हिंदी में गढ़ों की संख्या जो छंद में होती है वो 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। तो इन दो बातों को आप लिख चुके थे, या अगर नहीं लिखे हैं तो आप पुनः लिख लें, गढ़ हेडिंग डाल के लिखो। 3 वर्णों के समूह को, 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। गढ़ों की संख्या 8 होती है। गढ़ों की संख्या 8 होती है जो निम्नलिखित हैं। इसके बाद हम आपको गढ़ पे पूरी चर्चा कराते हैं। ये 8 गढ़ होंगे। पहला गढ़ होता है यगढ़, दूसरा होगा मगढ़, तीसरा होता है तगढ़, चौथा होता है रगड़, फिर होगा जगड़, फिर होगा भगड़, फिर होगा, एक छूट गया, फिर होगा नगड़,
और 8वां होता है सगड़। सोच रहे होंगे तो बहुत कठिन है। देखो कठिन है, जो भी छंद होता है उसमें गणों का क्रम होता है, यानी किस क्रम में वर्णों को रखना है तो कोई छंद बनता है। और ये ज्यादातर वर्णिक छंद में इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना इसके वर्णिक छंद बनता ही नहीं है। लेकिन आपको केवल जो थ्योरिकल सवाल है इतने समझ लेने हैं। हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं कि गणों की जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरे वर्णिक छंद आपकी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि अगर आ जाए मान लिया कि रगड़ में कितनी मात्राएं होती हैं तो उसके लिए आपको जरूरी है समझना। तो ये 8 गण होते हैं। अभी लिखना नहीं, पूरा चार्ट बन जाए तब लिखिएगा। यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। अब इस तरह से अगर आपसे पूछे कोई कि यगड़ में कितनी मात्राएं होती हैं तो उसके लिए यगड़ का सूत्र होता है यमाता। अगर देखें तो यमाता में 3 वर्ण है कि नहीं, तो अगर यमाता लिखा है तो यगड़ का सूत्र है। और इसमें अगर आप मात्रा लगाओगे यमाता में तो या में 1 मात्रा, मा में 2 और ता में 2। इस तरह से यमाता में 5 मात्राएं होंगी। कितनी होंगी? 5 मात्राएं। इसी तरह अगर मगड़ का देखें तो मगड़ का सूत्र होता है मातारा। मातारा, इसमें अगर आप मात्रा लगाएंगे तो गुरु 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 होगा, 3 मात्राएं लगेंगी, यानी 6 मात्राएं इसमें होती हैं। अगर आप तगड़ का सूत्र देखें तो तगड़ का होता है ताराज। तगड़ का क्या होता है? ताराज होता है, ताराज। और ताराज का मतलब 2 2 1, यानी 5 मात्राएं होंगी इसमें और इसी क्रम में होंगी। पहले 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। इसी तरह रगड़ का होगा राजभा, इसका सूत्र होता है राजभा। इसमें अगर मात्रा लगाएंगे तो 2 1 2 लगेंगी। उसके बाद जगड़ का होता है जभान। ये सब आप इंटरमीडिएट में था, हो सकता आप लोग पढ़े हो। इसमें मात्रा लगेगी ISI, यानी 1 2 1 होगा। उसके बाद भगड़ में होता है, भगड़ का सूत्र होता है भानस। इसमें मात्रा लगाएंगे तो ये लगेगा। और नगड़ का होता है नसल, यानी कि 1 1 1 मात्राएं लगेंगी। इसी तरह सगड़ का होगा सलगा, और इसमें अगर मात्रा लगाएंगे तो ये लगेंगी। तो इस तरह से इसका एक चार्ट बन गया है। पहले इसको आप नोट कर लो तो फिर हम आगे बात करते हैं। ऐसे ही नोट करो, फिर अब इसमें समझाते हैं। बहुत कठिन नहीं है ये, आपको अभी हम सूत्र बता देंगे, आप भी जानते होंगे, तो उसी से पूरा चार्ट बन जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहले इसको नोट कर लो, ऐसे ही नोट करो जरा। पूरा नोट कर लो पहले, अभी हम बात करते हैं उसके बाद। ये आपके दिमाग में आ जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा, आप भी ये चार्ट बना सकते हैं। लिख लिए होंगे। अब इसमें जैसे आप देख लिए, एक सूत्र होता है, उसी से पूरा चार्ट है, और वो सूत्र है
पढ़ो जरा क्या लिखा है, यमाता राजभान सलगा। क्या लिखा है, यमाता राजभान सलगा। इससे क्या, यही सूत्र है पूरे भर में। क्या है जरा देखो, देखो इसमें 8 जो गढ़ हैं, ये जो गढ़ मैंने लिखा है, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़, ये इसी से है। या से होगा यगड़, मा से मगड़, ता से तगड़, रा से रगड़, जा से जगड़, भा से भगड़, ना से नगड़ और सा से सगड़। देखा जाए तो 8 गढ़ होंगे, 8 अक्षर तक। अगर प्रत्येक अक्षर में आप गढ़ केवल जोड़ दें तो ये पूरे आप लिख सकते हो, लिख सकते हो। यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़। ठीक हो गया। अब इसके बाद ये जो सूत्र आपका है, 3 वर्णों का समूह होता है ना, तो 3 वर्ण या से शुरू करो। तो या से देखो तो यमाता। इसी तरह मगड़ का अगर देखा जाए तो मा तारा, 3 वर्ण होंगे कि नहीं, मा तारा। इसी तरह तगड़ का देखा जाए तो ताराज, यानी जो गढ़ होगा ताराज हो गया। रगड़ का अगर सूत्र देखें तो राजभा। जगड़ का देखेंगे जभान। भगड़ का भानस, नगड़ का नसल और सगड़ का सलगा। वही तो लिखा हमने। तो इस तरह से 3 वर्णों के समूह को यह सूत्र बन गया। अब आप जैसे आपसे कोई कहे जगड़ का सूत्र बताओ, तो जगड़ क्या है, यमाता राजभान यानी जभान। जभान का मतलब 1 2 1। तो ये जो यमाता राजभान सलगा है, इसी से पूरा चार्ट बना है। और इसमें मात्राएं जो है आप ऐसे लगा सकते हो। अब जैसे मान लिया लिखा है शब्द यशोदा। क्या लिखा है, यशोदा। यशोदा में जब आप मात्रा लगाओगे, यशोदा में जब आप मात्रा लगाओगे तो यशोदा में मात्रा क्या लगेगा, 1 2 1, नहीं 2, 1 2 2 लगेगा कि नहीं। तो इस तरह से अगर आपसे कोई पूछे यशोदा में कौन सा गढ़ है, तो आप बता सकते हो यह गढ़ है। अच्छा, मगड़ का शब्द जैसे मान लिया लिखा है राजा जी। क्या लिखा है, राजा जी। अब इसमें अगर मात्रा लगाओगे तो यही वाले लगेंगे, 2 2 2। इसी तरह अगर तगड़ का कोई शब्द होगा, जैसे मान लिया लिखा है नाराज। नाराज शब्द है तो नाराज में मात्रा यही तो लगेंगी। इसी तरह अभी आप जब छंद पढ़ोगे तो उसमें किसी भी शब्द में देखोगे जहां पर 3 अक्षर क्रम से आ जाएंगे, आपको मैं दिखाऊंगा कि यहां कौन सा गढ़ है। 3 वर्ण लगातार अगर है तो कोई ना कोई गढ़ इसी में से बनेगा। राजभा का कोई शब्द बताओ, कोई भी लिख दो, डालडा, मात्रा लगाएंगे तो यही लगेंगी। अगर जभान का कोई शब्द, समाज, समाज में मात्रा ऐसे ही तो लगेंगी। इसी तरह भानस में क्या लिख दें, कुछ भी लिख दें। मानस शब्द अगर है तो यही तो मात्राएं लगेंगी। मानस है या मानव है, दानव है, कुछ भी, पावन है, यही तो मात्राएं लगेंगी। नस्ल का पवन अगर देखें तो पवन में एक 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 मात्राएं लगेंगी। और सलगा में कुछ भी लिख दें, ये लिख दें, हम नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ो काया लिखा। क्या लिखा है, हाँ, इसमें मात्रा ये लगेंगी। इस तरह से अब आपको यहां से एक क्वेश्चन और मिलता है, भाई 8 गढ़ होते हैं तो या से तो यगड़ हो जाएगा, मा से मगड़, ता से तगड़, रा से रगड़, जा से जगड़, भा से भगड़, ना से नगड़ और सा से सगड़। ये ला और गा क्या है, जो ला और गा 2 अक्षर बच रहे हैं, यहां से एक बार सवाल पूछा गया था। सवाल पूछा गया, हालांकि यहां ला का मतलब लघु और गा का मतलब गुरु, 2 मात्राएं होती है केवल। लेकिन एक बार सवाल पूछा गया था कि किन 2 वर्णों को, सवाल इस तरह था, लिख लो सवाल, आप लिखो तो बताएं,
किन दो वर्णों को दशाक्षर कहा जाता है? किन दो वर्णों को दशाक्षर कहा जाता है? दशाक्षर। इस चार्ट को मिटा दें तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। सवाल था कि किन दो वर्णों को दशाक्षर कहा जाता है। ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन थे। एक ऑप्शन उसमें था ला और गा वर्णों को, ला और गा वर्णों को। तो ला और गा वर्णों को क्या कहा जाता है? दशाक्षर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 9वां और 10वां अक्षर होते हैं, इसलिए इनको दशाक्षर कहा जाता है। 8 अक्षर तो यहीं तक हो गए, या माता राजभान सातक, और ला और गा जो है 9वां 10वां यानी 10वां अक्षर होता है, इसीलिए इन दोनों अक्षरों को, ला और गा वर्णों को दशाक्षर कहा जाता है। समझ में आई बात? तो इस तरह से ये यमाता राजभान सलगा से पूरे 8 गण समझ में आ गए होंगे। अब छंद में हम आगे बढ़ते हैं और छंद के प्रकार की बात करते हैं। छंद के प्रकार। छंद के प्रकार जो है, छंद अगर आपसे इतना पूछा जाए छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद मुख्यतः तो 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर प्रकार पूछे जाए तो छंद 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर 3 होगा। एक होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वार्णिक छंद, और तीसरा होता है मुक्तक छंद। वार्णिक छंद, मुक्तक छंद, मात्रिक छंद, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि छंद के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको मात्रिक और वार्णिक ही पढ़ना है। मुक्तक छंद कुछ नहीं होता, ये हर तरह से मुक्त होता है, और जो हर तरह से मुक्त है उसको पढ़ना क्या है? तो मात्रिक और वर्णिक, इसी से सवाल होता है, लेकिन ये प्रकार होता है तो पढ़ना है। मुक्तक छंद को स्वच्छंद भी कहते हैं, स्वच्छंद भी कहा जाता है। तो ये लिख लो छंद के प्रकार। नंबर 1 मात्रिक छंद, नंबर 2 वर्णिक छंद, नंबर 3 मुक्तक छंद। लिख लिया? मिटा दें? अच्छा, अब आपको हेडिंग डालना है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद, इसमें लिख लो जरा, जिन छंदों की पहचान हम आप भी, जिन छंदों की पहचान हम उनमें प्रयुक्त मात्रा के आधार पर, उनमें प्रयुक्त मात्राओं के आधार पर, जिन छंदों की पहचान हम उनमें प्रयुक्त मात्राओं के आधार पर करते हैं, उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। अभी हमने मात्रा लगाना आपको नहीं बताया ना। अभी एक एक छंद जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें मात्रा लगाना सिखाएंगे आपको, उसका जो उदाहरण लिखाएंगे ना उसी में समझाएंगे। तो जिन छंदों की पहचान हम उनमें प्रयुक्त मात्राओं के आधार पर करते हैं, उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। मात्राओं के आधार पर, उसी के आगे लिखते जाओ, मात्राओं के आधार पर छंद 3 प्रकार के होते हैं। इनके भी 3 प्रकार होते हैं। मात्राओं के आधार पर छंद 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सममात्रिक, नंबर 2 अर्ध सममात्रिक, और नंबर 3 है विषम मात्रिक।
यानी मात्राओं के आधार पर छंद देखा जाए 3 प्रकार के होंगे, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। ठीक, सममात्रिक मतलब क्या होगा, देखो ये सब समझना जरूरी है, क्योंकि अभी जब आप छंद की परिभाषा लिखोगे तो उसमें ये शब्दावली आएगी। तो सममात्रिक का मतलब होता है सम माने बराबर और मात्रिक मतलब मात्राएं, यानी कि सममात्रिक वह छंद होगा जिसकी प्रत्येक चरण में, जितने चरण होंगे उसमें, जिस चरण मतलब लाइन, जिनकी प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या बराबर होगी। सममात्रिक मतलब ये नहीं कि 2 4 6 8 10 12 14 सम संख्या होंगी, नहीं। सममात्रिक का मतलब जिन छंदों के प्रत्येक चरण में मात्राएं समान हो, यानी एक चरण में अगर 15 मात्राएं हैं तो जितने चरण होंगे सब में 15-15 हो, तो वो क्या कहलाएगा, सममात्रिक। अगर मान लिया उसमें 4 चरण है और 2 में अलग मात्राएं हैं, 2 में अलग, यानी 2 में 12-12, 2 में 15-15, तो आधे में समानता हुई ना, तो इसको कहेंगे अर्ध सममात्रिक। और अगर ऐसा कोई विधान ना हो, किसी चरण में कितने मात्राएं, किसी में कितने मात्राएं, तो उसे कहेंगे विषम मात्रिक छंद। समझ में आ गई बात, यानी प्रत्येक चरण में अगर मात्राओं की संख्या समान है तो सममात्रिक। कभी कभी पूछा जाता है कि पूछ लेगा केवल कि दोहा कैसा छंद होता है, अब आपके ऑप्शन में ये होंगे, तो आपको मात्राएं अगर मालूम है कि दोहा में 13 11 11 13 होती हैं, तो आप उसके आधार पर लगा सकते हो कि अर्ध सममात्रिक होता है। तो सममात्रिक मतलब जिसके प्रत्येक चरण में बराबर मात्राएं हो, सममात्रिक। अगर आधे में समानता हो तो अर्ध सममात्रिक, और अगर कोई समानता नहीं तो विषम मात्रिक। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से अब आपको मात्रिक छंदों के बारे में हम बात करेंगे, और सबसे पहला मात्रिक छंद जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और उसी के आधार पर आपको मात्राएं लगाना भी सिखाएंगे। और वो चरण, वो छंद, पहला छंद होगा आपका चौपाई। इस पे पूरी चर्चा होगी, इसके कई उदाहरण हम आपको लिखाएंगे, लेकिन वो अगले भाग में होगा। अब तब तक आप ये जितना हमने लिखा है इसको दिमाग में रखो। अगले भाग में हम चौपाई पे ही बात करेंगे। इतनी चौपाई लिखा देंगे, इतने मात्राएं लिखा देंगे कि आपको समझ में आ जाए। भले एक छंद का एक वीडियो हम बनावें, लेकिन आपके समझ में आएगा, गारंटी। और अगर उदाहरण ज्यादा लिखा दिए तो कभी कभी तो वही उदाहरण ही आ जाता है पेपर में जो हम लिखाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में मात्राओं को लगाने के ज्ञान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।